Assalamu alaikum. Hi student. Dear student, I hope you will be fine. As you know that I have started the physics course of class 10 and I had already delivered 4 lectures in this chapter. Now I am going to deliver lecture number 5, which is related to simple pendulum. First of all, I will define simple pendulum. A small mass suspended from a fixed frictionless support by a weightless and inextendable string is called simple pendulum. Students, ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रही है ये सिंपल पेंडुलम है। आप ज़रा अब डिफिनीशन को देख लें। देखिए इस सेटअप में ये हमारे पास ऑलमोस्ट वेटलेस और इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग है, जिसकी ऊपर वाले एंड को मैंने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर मेरी उंगलियाँ जो है ना वो सपोर्ट का काम कर रही है। अब सपोज कर ले कि ये सपोर्ट फ्रैक्शनलेस है, प्रैक्टिकली ये फ्रैक्शनलेस नहीं है, लेकिन आप सपोज कर ले क्योंकि हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं। और इस स्ट्रिंग की जो नीचे वाली एंड है उस पे हमने ये स्मॉल मास लिया है। तो इस सेटअप में ये जो मास है ये स्फेरिकल शेप में है, इस मास को हम बॉब कहते हैं। तो ये बॉब हो गया, ये स्ट्रिंग और ये सपोर्ट, जिसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, सपोर्ट, स्ट्रिंग और बॉब। अब देखिए ये सेटअप इस वक्त इक्विलिब्रियम या रेस्ट में है। तो इस बॉब की सेंटर ऑफ मास इस वक्त जिस पॉइंट पे मौजूद है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। इसे मैंने डायग्राम में पी पॉइंट पे शो किया है, जो रेड कलर का डॉट है वही इसकी मीन पोजीशन है। अब देखिए अब ज़रा इसकी मोशन को देख ले। देखिए मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अब मैंने इसको रिलीज़ किया तो आप देख सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। हमारा टॉपिक ये है कि हम इस सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेटरी मोशन को साबित करें कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। सबसे पहले जब बॉब मीन पोजीशन पे था तो मीन पोजीशन पे आपने देखा कि ये इक्विलिब्रियम में था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी इक्वल टू 0। तो मीन पोजीशन P पर इस पे कितने फोर्सेस अप्लाई हो रही है? तो एक इस बॉब की वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अप्लाई होती है, और दूसरा फोर्स है टेंशन जो इस स्ट्रिंग में पैदा होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉब पे अप्लाई होती है। तो ये वेट और टेंशन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस वजह से ये दोनों इस मीन पोजीशन पे एक दूसरे को कैंसल करते हैं और यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम में होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ज़रा सेटअप को देख लें। ये हो गया मीन पोजीशन। अब मैंने इस बॉब पे फोर्स अप्लाई की दाई जानिब और मैंने इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेस किया। अब आप देख सकते हैं पेंडुलम की यही जो सिचुएशन है वो मैंने यहाँ पर ड्रा की है। मैंने पेंडुलम को P पॉइंट से Q पॉइंट तक डिस्प्लेस किया इस तरह। अब यहाँ पर अभी तक मैंने इसको रिलीज़ नहीं किया, मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो मतलब मैं अब भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर मैं छोड़ूंगा तो ये मोशन स्टार्ट करेगी। तो मैंने अभी तक इसको रिलीज़ नहीं किया, मतलब मैं अब भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो मेरी अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ये है अप्लाइड फोर्स। अब इस Q पॉइंट पे इस बॉब पे वेट भी अप्लाई हो रहा है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। और इस पे तीसरा फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये बात याद रखिए
कि टेंशन हमेशा along the string ही अप्लाई होती है। तो अब हम यहाँ पर वेट की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मालूम करेंगे, लेकिन उसके से पहले आप ज़रा ये देख लें कि मैंने इस बाब को P पॉइंट से Q पॉइंट तक डिस्प्लेस किया थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा। अगर आप देख लें तो यहाँ पर पेंडुलम की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान ये एंगल फॉर्म हो रही है, ये एंगल स्मॉल होनी चाहिए। अब हम जो है ना टेंशन की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन और वेट के दरमियान भी यहाँ पर एक ख़ास एंगल फॉर्म हो रही है। ये एंगल भी थीटा की इक्वल होगी। इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होते हैं और एक तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब इसमें एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी ये है, और ये लाइन या टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमारा काम है वेट की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मालूम करना। उसके लिए मैं वेट की जो हेड है, मतलब ये पॉइंट, इससे मैं टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। तो यहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। एक कंपोनेंट ये वाला है जिसे मैंने ब्लैक कलर से ड्रा किया, और दूसरा कंपोनेंट ये रेड कलर वाला है। अब आपको पता है कि जो कंपोनेंट एंगल के साथ एडजेसेंट होती है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल। तो यहाँ पर वेक्टर या फोर्स वो वेट है, तो ये कंपोनेंट इक्वल होगा W cos थीटा के, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है मतलब वो कंपोनेंट जो एंगल को अपोजिट होती है, तो उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टाइम साइन ऑफ द एंगल। तो ये इक्वल होगा W sin थीटा। तो हमने वेट की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम किए, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है 8 पॉइंट Q रिजॉल्व वेट इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वी गेट W cos थीटा एंड W sin थीटा। अब आप इस फिगर में देख लें, W cos थीटा और टेंशन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गई तो हमारे पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बाकी रह गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप ज़रा नोट कर लें, ये मैंने वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए ये मैंने फिगर ड्रा किया है। तो इस फिगर में W sin थीटा यहाँ पे ड्रा हो गया, लेकिन एक्चुअली ये W sin थीटा इस पॉइंट पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस है वो सब के सब फोर्सेस इस बाब की सेंटर ऑफ मास पर ही अप्लाई होती है, चाहे वो अप्लाइड फोर्स हो, टेंशन हो, W cos थीटा हो या W sin थीटा हो। तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली इस पॉइंट पे अप्लाई होता है, तो इसको यहाँ पर ड्रा कर ले।
तो मैंने इस फोर्स को यहाँ पे ड्रा किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बाप के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो यही कंपोनेंट ऑफ द वेट इस सिंपल पेंडुलम पे एज अ रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिंपल पेंडुलम एट द पॉइंट Q इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम W साइन थीटा। अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों है? तो नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि ये W साइन थीटा की जो फोर्स है ये टुवर्ड्स द मेन पोजीशन अप्लाई हो रही है। इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। अब हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आप ज़रा देख लें, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि मैं इस पेंडुलम को एक स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अब ज़रा लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो मैंने इस पेंडुलम को P पॉइंट से Q पॉइंट तक डिस्प्लेस किया है। लेट सपोज इसकी ये डिस्प्लेसमेंट x है, मतलब मैंने पेंडुलम को P पॉइंट से Q पॉइंट तक x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किया। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ये PQ लाइन है। तो अगर ये एंगल स्मॉल होगी तो उस केस में ये जो PQ लाइन है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इस x की इक्वल होगी। तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि ये एंगल छोटी होगी। वैसे हम यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें हम ये एंगल स्मॉल लेंगे। अगर ये एंगल स्मॉल होगी तो PQ लाइन इस x की इक्वल होगी। तो मतलब PQ लाइन ये मैग्नीट्यूड में x की इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। अब साइन थीटा को मालूम करने के लिए आप इस राइट एंगल ट्राइंगल OPQ को कंसिडर कर ले। कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल OPQ इन विच, इसमें आप इस एंगल की साइन ले लें। तो आपको पता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर PQ साइड है और अभी मैंने कहा कि PQ किसकी इक्वल होगा, x के। तो इस वजह से परपेंडिकुलर की जगह मैंने x लिखा है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें ये साइड है OQ। अब ये किसकी इक्वल है? तो इसको मैंने इक्वल लिखा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम की। तो अब ज़रा इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और इस बॉब की सेंटर ऑफ मास के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इक्वल होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ के साथ आप बॉब की रेडियस को भी ऐड करेंगे। तो ये OQ साइड ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम की इक्वल है। तो इस वजह से हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने लेंथ ऑफ द पेंडुलम को पुट किया, तो साइन थीटा इक्वल हो गई x डिवाइडेड बाई L की। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब साइन थीटा की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -mg इंटू x बाई एल। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने वेट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। आपको पता है वेट इज इक्वल टू mg। ये रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन आ गई। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, फिर से आप इस सेटअप को देख लें। अभी तक मैंने कितना काम किया, मैंने कहा था कि सपोज़ कर ले मैंने इस बॉब पे फोर्स अप्लाई की और मैंने इसको मीन पोजीशन P से एक्सट्रीम पोजीशन Q तक डिस्प्लेस किया। अब इस पॉइंट पे मेरे अप्लाइड फोर्स इस पे मौजूद है।
अब देखिए, अगर मैं ये अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दूँ, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे रिलीज़ कर दूँ, तो देखिए क्या होगा, ये मोशन स्टार्ट करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और ये फिर अपनी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। तो अब देखिए, अब अगर मैं यही अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दूँ, मैंने रिमूव किया, अप्लाइड फोर्स रिमूव हो गई, तो अब इस बॉब पे सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होती है जो मीन पोजीशन की तरफ है। तो यहाँ पर आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द सिंपल पेंडुलम इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो इस वजह से ये जो एक्सेलरेशन ए पैदा करती है तो उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो यहाँ पर अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉब टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द सिंपल पेंडुलम। तो ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। ये रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करने का दूसरा इक्वेशन है। अब आप इक्वेशन 4 से रिस्टोरिंग फोर्स की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ma, तो हमारे पास आ जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस mg मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई l आ जाएगा। अब यहाँ पर मास और मास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम, मैंने g डिवाइडेड बाई l को अलग ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, तो g डिवाइडेड बाई l टाइम x। मैंने इसको क्यों इनक्लोज किया, उसकी वजह यह है कि g और l ये दोनों क्वांटिटीज़ असल में कांस्टेंट है। जब हम g को l पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें एक नया कांस्टेंट देगी। तो g डिवाइडेड बाई l ये कांस्टेंट हो गया, तो अब आप g बाई l की ये कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम g बाई l की जगह कांस्टेंट टाइम x। अब आपको पता है कि जब हम किसी इक्वेशन से इक्विलिटी और कांस्टेंट दोनों को रिमूव करते हैं तो उनकी जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन आती है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और आपको याद होगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इससे ये साबित होता है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस वजह से हमारे पास कंक्लूजन ये आ गया, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। तो मैथमेटिकली हमने ये साबित कर लिया कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बाद मैं इस सिंपल पेंडुलम की मोशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इस बॉब को P पोजीशन से Q पोजीशन तक डिस्प्लेस किया। अब Q पॉइंट पे जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करेगी। तो Q पॉइंट पे देखिए, ये एक्सट्रीम पोजीशन Q है। तो Q पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये अब मोशन स्टार्ट करेगी।
लेकिन जब ये बॉब क्यू पॉइंट पे होती है तो मेन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो मैंने पहले ही कहा था कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x। तो क्यू पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अच्छा, अब इसके बाद अब ज़रा क्यू पॉइंट पे रेस्टोरिंग फोर्स मालूम करते हैं। तो आप ज़रा इस इक्वेशन को देख लें, रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg टाइम x डिवाइडेड बाई l। इस इक्वेशन में mg डिवाइडेड बाई l ये तीनों कांस्टेंट है, तो रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। तो इस क्यू पॉइंट पे रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर x या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो इस वजह से रेस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर देखिए कि रेस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो वही एक्सेलरेशन रेस्टोरिंग फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। आसान अल्फाज में एक्सट्रीम पोजीशन क्यू पे इस बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी, जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन ये तीनों मैक्सिमम होगी। अब जब ये बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगी तो ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मेन पोजीशन के करीब आती है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट में कमी आती है। डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो इस पे रेस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी और उसकी वजह से एक्सेलरेशन में भी कमी आएगी। और जब ये बॉब एग्जैक्टली मेन पोजीशन से पास होगी तो उस इंस्टेंट पे या मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि ये मेन पोजीशन पे पहुंच जाती है। रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन भी 0 बिकॉज वो रेस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। तो इस मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से या अपनी इनर्शिया की वजह से ये बॉब इस मेन पोजीशन P पे स्टॉप नहीं होगा, बल्कि ये बॉब इस मेन पोजीशन को ओवरशूट करेगा और ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। तो ये इस बाई जानिब पे यहाँ एक दूसरे पॉइंट क्यू डैश पे पहुंच जाएगी। अब जैसे जैसे ये बॉब P से क्यू डैश पॉइंट की तरफ जाती है तो इसकी वेलोसिटी में कमी आती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है तो इसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स में भी इजाफा होगा और एक्सेलरेशन में भी इजाफा होगा, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और इस केस में रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन P होगी, तो वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी में कमी आती है या बॉब में नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगी। जब ये बॉब इस एक्सट्रीम पोजीशन क्यू डैश पे पहुंच जाती है तो एक इंस्टेंट के लिए ये स्टॉप हो जाती है, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम हो जाएगी, इस क्यू डैश पॉइंट पे इस पे रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। तो इस क्यू डैश पॉइंट पे इस पे जो रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी वो भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, और यही रेस्टोरिंग फोर्स इसमें टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन पैदा करती है। और इसी रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब ये बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आती है तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है, और जब ये P पॉइंट पे पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी बल्कि ये अब दाई जानिब आएगी और इसी तरीके से ये अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू करती है। अब आप ज़रा प्रैक्टिकली देख लें, देखिए ये इस बॉब की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैंने इसको डिस्टर्ब किया क्यू पॉइंट तक, अब मैंने इसको रिलीज़ किया, देखिए अब ये क्यू डैश पॉइंट पे पहुंच गई। अब देखिए ये अपनी मोशन को इस तरह परफॉर्म करती रहेगी, ठीक है। तो ये है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक में आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे मेरा सेलफोन और व्हाट्सएप नंबर गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।